अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम जावेद अहमद है और आज हम अदब शनास की इस माहाना बैठक में शामिल हैं। और ज़्यादातर चेहरे जो बैठक में शामिल हैं वो तो वही हैं जो हमेशा आते रहे, तो कवायद व ज़वाबित से वाकिफ़ हैं। लेकिन रिमाइंडर के तौर पे मैं कुछ चीज़ें याद दहानी करा दूं। हमारी इस महफ़िल में किताब पर बात होती है और कोशिश की जाती है कि किसी मजहबी या सियासी तौर पे किसी भी गुफ्तगू का हिस्सा ना बन सके। तो कोशिश कीजिए कि किताब की हद तक ही अपने आप को महदूद रखें। 5 मिनट का वक्त दिया जाता है पढ़ने के लिए करके, 5 की जगह 6 मिनट हो तो चलते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा अगर आप वक्त लेंगे तो दूसरों की हक तलफ़ी होगी। और तीसरी बात यह कि जब कोई पढ़ रहा होता है तो वो आपसे तवक्को करता है कि आप सबकी समाअतें, आपकी बसारतें उसकी तरफ मबज़ूल हो, उसकी तवज्जो। तो कोशिश कीजिए कि जब वो पढ़ रहा हो तो उसे सुने और मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल इंतहाई ज़रूरत के वक्त कीजिए। बहुत शुक्रिया। आज प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हमारे सीनियर रुकन और दोस्त मोहसिन रिजवी साहब हैं, उनसे हम शुरू करते हैं। वो क्या पढ़ते हैं, क्या सुनाते हैं? अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन रिजवी है, जैसा कि आप सबसे तारुफ़ है, और मुझे हमेशा बहुत खुशी होती है अदब शनास की इस महफ़िल में आके कि यहाँ बहुत अदबी और बाअदब किस्म के लोगों से मुलाकात होती है और एक अच्छा हलक़ा है जिसमें सब दोस्तों से तारुफ़ हो जाता है। किताब तो मेरी भी है, मैं लाया, मगर आज मैं अपने पसंदीदा फैज़ अहमद फैज़ साहब का एक बहुत पसंदीदा कलाम पढ़ूँगा जो मुझे बहुत पसंद है। और कई महाफ़िल में मैंने मुख्तलिफ़ गुलकारों से इसको सुना, और ख़ास तौर पर मैडम नूरजहाँ को सामने बैठ के उनको मैंने सुना। मैं वो आपको पेश करता हूँ। आमना, आपकी तवज्जो चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं स्टेटस डाल रही थी। अच्छा, फैज़ साहब की एक खूबसूरत नज़्म। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गमे हिजर का झगड़ा क्या है। तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तू जो मिल जाए तो तकदीर निगूं हो जाए, यूं न था मैंने फ़कत चाहा था यूं हो जाए। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। और इसका जो सबसे खूबसूरत बंद मुझे लगता है वो है, अनगिनत सदियों के तारीक बहीमाना तलिस्म, रेशमो अतलसो कम ख्वाब में बुनवाए हुए, जा बजा बिकते हुए कूचो बाजार में जिस्म, खाक में लिथड़े हुए खून में नहलाए हुए। लौट जाती है उधर को ही नज़र क्या कीजिए, लौट जाती है उधर को ही नज़र क्या कीजिए। अब भी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए, और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। शुक्रिया मौलाना, थैंक यू, थैंक यू। बहुत शुक्रिया मोहसिन साहब, आपने माहौल बना दिया एक ख़ूबसूरत आगाज़ महफ़िल का। और अब हम अपने दूसरे शरीक महफ़िल फराज हैदरी की तरफ जाएंगे और देखें वो आज क्या पढ़ते हैं, हमें क्या सुनाते हैं। मेरा नाम फराज अली हैदरी है
और मैं आज पेश करने वाला हूँ, ये एक किताब है इब्न सफ़ी की जो है उनसे मुतल्लिक जो तहरीरें थी, वो उसके कुछ इक़्तिबासात चुन के जो है ना इस किताब में जमा किए गए हैं। तो इसी का एक मज़मून है, उस मज़मून से कुछ मैं पैराग्राफ पढ़ूँगा। मज़मून है रिसालों के असरार। जनाजा निकालने की रस्म उशाक के साथ ही उड़ गई, वरना मैं इसी पे ज़ोर देता, हालांकि किसी रस्म को फिर से भी ज़िंदा किया जा सकता है, मगर यहाँ उशाक का खौफ दामनगीर है। और फिर अब इसकी ज़रूरत ही क्या है? जिस मकसद के लिए उशाक जनाजा निकाला करते थे, उसकी तकमील के लिए अब दूसरे ज़राए पैदा हो गए हैं। मसलन रिसाला निकालना। उशाक जनाजा निकालते थे प्रोपेगंडे और चंदे के लिए। ला हौला वला कुव्वा। बक रहा हूँ जुनू में क्या क्या कुछ, लिहाजा जो कुछ जुनू में बक चुका हूँ इसको बाहोशो हवास वापस लेता हूँ। बसत खुलूस अर्ज़ करता हूँ कि रिसाला सिर्फ अदब की खिदमत के लिए निकाला जाए, इसलिए हर उर्दू पढ़े लिखे आदमी का फ़र्ज़ है कि वो अपनी पहली फ़ुर्सत में रिसाला ज़रूर निकालें और 2-4 शुमारे निकाल के बंद कर दें, ताकि दूसरों के लिए मैदान खाली हो जाए और दूसरे भी दाखिले हसनात हो सकें। इस काम में इमदाद बाहिमी का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। अगर सब ही बेयक वक्त रिसाला निकालने लगेंगे तो कौन ख़रीदेगा और कौन पढ़ेगा? हुसूल ये होना चाहिए, आज मैं रिसाला निकालूं, आप ख़रीदें, इसके बाद मैं अपना रिसाला बंद करके आपका निकाला हुआ रिसाला ख़रीद के पढ़ूँगा। उर्दू इसी तरह तरक्की कर सकती है, इसके अलावा कोई चारा नहीं। हम में बेहतरे ऐसे हैं जिनके अंदर अदब की खिदमत का जज्बा मौजूद है, लेकिन वो बेचारा रिसाला निकालते वक्त हिचकिचाते हैं, जिसकी वजह गालिबन ना तजर्बाकारी है। लिहाजा रिसाला निकालने के चंद मोटे मोटे हुसूल बताकर अपने फ़र्ज़ से सबकदोश होने की कोशिश करूँगा। रिसाला निकालने के लिए सबसे पहले जिस दिक्कत का सामना करना पड़ता है वो रिसाले के लिए नामों की कामयाबी है। नाम रखते हुए इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अगर रिसाला मामूली और सीधा सादा सा अदबी और फ़िल्मी रिसाला है तो उसका नाम भी मुनफरद होना चाहिए। मसलन लालटेन, मोमबत्ती, पतंगा, मच्छंदर, खुशबू, किरणें, लोटा, गिलास, चमचा, चटाई, बुलबुल वगैरह। अगर रिसाला तरक्की पसंद अदब का अदबी रिसाला है तो नामों का मुरक्कब होना लाजमी है। ये भी वाज़ेह रहे कि अगर नाम के साथ नया ना लगा हो तो समझ लीजिए रिसाला तरक्की पसंद समझा ही ना जाएगा। लिहाजा नाम इस किस्म के होना चाहिए: नया खराक, नया गुलदान, नया उगालदान, नया शुत्र बेमहार, नई चटनी, नया अचार, नई खिड़की, नया दीदार वगैरह। नाम तजवीज़ हो जाने के बाद सरमाए का सवाल पड़ता है। मालदार तो आसानी से मुश्किल हल कर लेते हैं, लेकिन गरीब किस्म के खुदाम अदब को सख्त दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए मेरे मुखलिसाना मशवरा है कि वो चंदे से काम निकालें। 2-4 साहिब ज़ौक़ किस्म के मालदार हजरात को अपना हम ख्याल बनाकर उन्हें इनके फ़र्ज़ से आगाह करें। अगर वो फिर भी ना माने तो इनका नाम एडिटरों की फ़हरिस्त में दर्ज करने की धमकी दे दें। मैं यकीन दिलाता हूँ कि धमकी 100% कामयाब रहेगी। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया फ़राज़ हैदरी। और फ़राज़ हैदरी के बाद हमारे ग्रुप के सीनियर तरीन रुकन जमाल इकबाल साहब आज कोई किताब ला रहे हैं, देखें क्या सुनाते हैं वो। मेरा नाम मोहम्मद जमाल इकबाल है और मैं जो आज किताब लाया हूँ ये है जाल। अरूबा आमिर हैं, न्यू राइटर हैं। अभी उन्होंने बहुत थोड़े से अरसे में जो है अपनी तकरीबन 4 किताबें लिख दी हैं, ये उनकी चौथी किताब है। तो मैं इनका पेशे लफ्ज़ पढ़ूँगा। जाल एक ऐसा मौजू है जिसे फ़िक्शन की सूरत में लिखना एक बहुत बड़ा टास्क था, लेकिन चूँकि इस मौजू पर बात करना बेहद ज़रूरी था, इस वजह से इसे ज़ेरे कलम लाना ही पड़ा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि कहानी की सूरत में जो चीज़ें आप तक पहुंचाना चाह रही हूं वो पहुंच जाएं। कभी कभी कुछ मौज़ूआत ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ़ तफरी के लिए पढ़कर इग्नोर नहीं किया जा सकता, बल्कि वो आपको जगाने और आंखें खोलने के लिए होते हैं, ताकि आप अपने इर्द गिर्द फैला हुआ जाल देख सकें। जाल भी एक ऐसा ही मौजू है जो आपको आपके इर्द गिर्द की सच्चाई से रोशनास कराएगा। ज़्यादातर लोग हमारे मुआशरे पर लिखते हैं, एतराफ़ में होने वाले हादसात और मसाइल पर लिखते हैं,
लेकिन बहुत कम किताबें किसी ग्लोबल मसाइल को हल करती नज़र आई हैं, और वो भी ऐसा मसला जो बज़ाहिर ग्लोबल महसूस हो लेकिन वो हमारी ज़िंदगी के हर हिस्से तक फैला हुआ हो, जिसे कहते हैं स्लो पॉइज़न, यानी आहिस्ता आहिस्ता हमारे दिमाग, रगों और खून में शामिल किया जाता है और इतनी खामोशी से हमारे वजूद का हिस्सा बना दिया जाता है कि हमें लगता है कि जैसे ये सब कुछ तो ज़िंदगी का हिस्सा है, ये सब कुछ बहुत नॉर्मल है। इस पर बात करना बेवकूफ़ी है, इसे संजीदा लेना मजाक है और ये चीज़ सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होती है। मैंने अपनी इस किताब के ज़रिए इस मौजू पर बात करना चाहिए जो आज दुनिया में मौजूद हर इंसान की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। एक आँख जिसने हमारे ऊपर हर लम्हा नज़र रखी हुई है, एक आँख जो हमारे हर एक्शन को देख रही है, वो हाथ जो हमारी पूरी ज़िंदगी को कंट्रोल कर रहा है और हमें ग़ुलामी के ज़ंजीरों में जकड़ता जा रहा है, और हमारी गफलत की बदौलत हम इस ज़ंजीर में जकड़ते चले जा रहे हैं। ये उन सच्चाइयों से पर्दा उठाएगी जो एक आम इंसान से इस वक्त तक छुपाई जाती है, जब तक वो बेबसी के इस दहाने पर ना आ जाए जहाँ इस सच्चाई के खुलने के बावजूद वो ख़ुद को बेकार तस्वर करने लगे। लेकिन याद रहे, अभी वो वक्त नहीं आया है। अगर आपने आज आँख खोल ली तो शायद हम ख़ुद को आने वाले वक्त के ऐसे फितनों से बचा सकें जिसका शिकार होने के बाद इंसान ना दुनिया का रह सकेगा ना आखिरत। अल्लाह में इन फितनों से महफूज फ़रमाए और मुसलमान उम्मत को वो सच्चाई देखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए जो इस वक्त की सबसे बड़ी हकीकत है। अगर जाल की बात की जाए तो बाकी तमाम किताबों की तरह इसमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हर किरदार अपने अंदर हज़ारों पहलू लिए हुए है। अब ये कायरीन के ऊपर है कि वो कितने पहलुओं से फ़ायदा उठाते हैं। ये एक नॉन फ़िक्शन किताब है जिसे फ़िक्शन की सूरत में लिखा गया है, हत्ता कि इसमें मौजूद मरकज़ी किरदारों के अलावा बाकी तमाम किरदारों के नाम तक मैंने बदलने की कोशिश की है। इससे पहले कि इसे पढ़कर आप मुझे इन्हीं का कोई एजेंट समझें, मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ कि चीज़ें अब इतनी भी छुपी हुई नहीं हैं। अगर थोड़ी सी मेहनत करके इंटरनेट का इस्तेमाल किया जाए तो जो कुछ मुझे मालूम है इससे ज़्यादा आपको मालूम हो सकता है। पिछले 1 साल से मैं इस रिसर्च में मसरूफ़ हूँ और मुझ पर जितने इंकशाफात हुए हैं इन सबको इस किताब में बयान करना नामुमकिन था। इसीलिए बाकी रिसर्च मैं अपने रीडर्स पर छोड़ रही हूँ और जो मेरी बुनियादी बातों की मदद से आगे की कहानी ख़ुद जान लेंगे। ये इसका छोटा सा पेश लफ्ज़ था, बाकी किताब पढ़ने के बाद जो है वो और क्लियर होगा। थैंक यू। शुक्रिया जमाल। अच्छा, ख़ुशी की बात यह है आज हमारी बज़म में कुछ नए चेहरे उन्होंने इज़्ज़त बख्शी हमें। सुहेल यूसुफ साहब तशरीफ़ लाए हैं पहली बार हमारी महफ़िल में। आदिल हसन साहब हमारे पास पहली बार शरीक हुए हैं। तो तजमुल भाई अभी तशरीफ़ लाए, हमारे बहुत ही हर दिल अज़ीज़ रुकन है इस बज़म के। अच्छा आदिल भाई, आपको प्रोग्राम का थोड़ा सा फॉर्मेट बताऊं और फिर मैं आपकी तरफ आता हूं। किताब का आपने तारुफ़ देना है और अपना तारुफ़ देना है और किताब में से 1 या 2 पैराग्राफ अपनी पसंद के पढ़ें, तो आपसे ही निकालें आप। आदिल भाई की अपनी शख्सियत और अपनी पहचान तो एक बहुत ही अदब दोस्त इंसान की हैसियत से, लेकिन इनकी एक और दूसरी पहचान इनके नाना केसी रामपुरी साहब का नाम है, जिनके बेतहाशा नावल है जिनका वो वक्तन फ़वक्तन अपनी टाइमलाइन पे ज़िक्र करते रहते हैं। लगा लें। अब आप सब बहुत शुक्रिया जावेद भाई, आपने आज हमें थोड़ा सा मौका दिया है। मेरा नाम आदिल हसन है और फेसबुक पे आप लोग शायद हमारे साथ हैं, ये तो मौजूद ही हैं ऑलरेडी आप लोग सब। तो मेरे नाना का एक तारुफ़, असल में मैं आपको बताऊं थोड़ा सा, मैं बैकग्राउंड एक बताना चाहूँगा। ये उस ज़माने की बात है जब लाइब्रेरीज़ का दौर हुआ करता था और शायद आप लोगों को याद हो जिस वक्त ये सोशल मीडिया का दौर नहीं था और इतनी तरक्की नहीं थी, तो उस वक्त लोग लाइब्रेरीज़ में जाते थे। आना लाइब्रेरीज़ हुआ करती थी जहाँ हम भी अपने स्कूल की छुट्टियों में जाके फ़िरोज़ संस की और शेख गुलाम संस की जो है किताबें पढ़ा करते थे लाके किराए पर। तो उसी ज़माने में हमारे नाना, जब हम बहुत छोटे थे हमें तो इतना याद नहीं था, लेकिन हमारे नाना के उस ज़माने में नॉवेल्स बहुत आया करते थे। तो जब वहाँ लाइब्रेरीज़ में देखे नाना के नॉवेल्स तो हमें बड़ी हैरत हुई कि वो इतने नॉवेल्स उन्होंने लिखे हुए।
तो फिर एक उस वक्त बचपन से एक वो थी, ख्वाहिश थी, एक कसक थी कि जी उनके मज़ीद नावल्स जो हैं, ज़ाहिर है वक्त गुज़र गया, फिर वो नावल्स भी नापैद होते गए और वक्त गुज़र गया, लोगों को नहीं, उनकी नाम से भी अब आप शायद बहुत से लोग वाकिफ़ नहीं होंगे। तो फिर मेरी लेकिन ख्वाहिश रही कि मैं उनका मतलब उनका तारुफ़ करूँ और उनकी किताबों को बाज़ियाफ़्त करूँ। तो काफ़ी अरसे पुरानी बात है जब मैंने ये काम शुरू किया, तो उनके माशाल्लाह अब मैंने 100 से ज़्यादा, 125 के करीब नावल्स मैंने जमा कर लिए। और फिर उसके बाद कुछ नावल्स मैंने शाया भी किया, उनका अफ़सानवी मजमूआ भी शाया किया। लेकिन अफ़सोस ये रहा कि हमें पाकिस्तान में जितने भी बड़े बड़े लिखने वाले थे, मैंने सबसे लोगों से रब्ते किए, लेकिन किसी को इतना ज़्यादा मालूमात नहीं थी, या अगर मालूमात थी भी तो वो उन्होंने थोड़ा सा इतना अपना इतना ज़्यादा नहीं तवज्जो किया, तो जिसकी वजह से मुझे थोड़ी सी वो हुआ। लेकिन फिर बहरहाल मैंने हिम्मत नहीं हारी। उसके बाद फिर मैंने जहाँ से हमारे नाना का ताल्लुक़ था, रामपुर और फिर अजमेर और जयपुर, वहाँ उन्होंने बहुत लिखा, तो मैंने वहाँ रब्ते किए लोगों से। तो इत्तेफ़ाक ऐसा हुआ कि वहाँ डॉक्टर शाहिद जमाली साहब वो हैं, उनसे तो रब्ता हुआ, तो उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया। उन्होंने बहुत उनकी किताबें, उनकी नावल्स, उनकी चीज़ें, उनकी राइटिंग्स उन्होंने जमा करी। और आज मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे अभी कुछ महीने पहले इनकी, उन्होंने इंडिया से जो जयपुर से जो शाया की, उनकी राजपूताना उर्दू अकेडमी जयपुर, उन्होंने 5 किताबें कैसी रामपुरी पर उन्होंने शाया कर दी, उनके तारुफ़ के साथ, उनके नावल निगारी के साथ, उनके अफ़साने के साथ, कैसी शनासी, मतलब बहुत सारे मेरे पास, दिखाता हूँ आप लोगों को। तो उसमें से मैं अभी एक कैसी रामपुरी ये तारुफ़ है, तो उसमें से मैं थोड़ा सा आपको अभी एक, सबसे पहले मैं ज़ाहिर नाना का ही मैं तारुफ़ कराऊँगा। उसमें ये होगा कि आपको पता चलेगा कि उन्होंने क्या लिखा और क्या उनके अपने ही कलम से थोड़े मैं इक़्तिबासात पढ़ देता हूँ इसमें से। सॉरी, थोड़ा सा लेट हो गया। जी कैसी अपने अजमेर के क़याम के सिलसिले में लिखते हैं, 1924 से 1945 तक मैं अजमेर में रहा। अगर मैं अपने अजमेर को अपना वतन कहूँ तो बेजाना होगा, क्योंकि अपनी उम्र गुरेज़ पा के बेहतरीन दिन इस शहर में गुजारे। मेरा मकान काफ़ी बड़ा था और दरगाह बाज़ार में वाक़ था। उसमें ऊपर 4 बड़े बड़े कमरे और नीचे फ़राख सहन के बाद 2 कमरे थे। इतने बड़े मकान का किराया सिर्फ 11 रुपये था। आज ये तमाम बातें मुबालगा आमेज़ मालूम होती हैं, क्योंकि यहाँ मकानात नहीं बल्कि मकान नुमा आरज़ू कदे नज़र आते हैं, जो खानुमा बर्बाद लोगों के हसरत ज़दा ख्वाब हैं। मैं भी 8-9 सालों से इन्हीं ख्वाबों से दिल बहला रहा हूँ। कैसी रामपुरी का मज़मून था। अच्छा, फिर मैं अजमेर में मुराकबत भी कर रहा था और अहबाब से शिरकत से कैफ़ नाम का रिसाला भी निकाल रहा था। हर चंद ये रिसाला 1931 से 1934 तक ज़िंदा रहा, लेकिन उसने अपना एक म्यार कायम कर लिया था। उसकी एक वजह यह भी थी कि मौलाना सिमाब की ख़ास तवज्जो इसको हासिल थी। कैफ़ के अलावा मैं रिसाला सरोश के अदारे में भी शामिल था। मैं इस ज़माने में टॉमस हार्डी के मशहूर नावल ज्यूरी ऑफ सिक्योर का तर्जुमा कर रहा था। ये नावल शायद दुनिया की सबसे ज़्यादा हौलनाक ट्रेजेडी का हामिल है, क्योंकि इसको लिखने के बाद पब्लिक के खौफ से इसका मुसन्निफ़ कई साल तक रूपोश हो गया था। उर्दू में ना तो पहले और ना आज कोई इस किस्म का ट्रेजेडी मौजूद है। रही मसनवी ज़हर इश्क, तो वो सिर्फ़ एक अलमिया मोहब्बत की कहानी पेश करती है, मगर हार्डी का ये शाहकार इंसान की पूरी ज़िंदगी की ट्रेजेडी है। मौलाना सिमाब ने फरमाया कि इसका इन्वान ए बसा आरजू के खाक शुदा रख दो। मैं फड़क उठा। अच्छा, फिर इसमें कैसी के फ़न और शख्सियत के बारे में प्रोफेसर फ़िरोज़ अहमद साहब फरमाते हैं, कैसी रामपुरी और कैसी अजमेरी बज़ाहिर 2 शख्सियतें मालूम होती हैं, लेकिन असलन ये एक ही शख्सियत के 2 नाम हैं। अक्सर इन नामों में जाए वतन को लेकर मुगालता पैदा हुआ है, लेकिन जैसा कि कैसी ने ख़ुद वजाहत कर दी है कि वो पैदा तो रामपुर में हुए, लेकिन उनका बचपन, तालीम, तरबियत और अदबी ज़िंदगी का आगाज़ चूँकि अजमेर में हुआ, इसलिए वो रामपुरी से ज़्यादा ख़ुद को अजमेरी ही कहलाना पसंद करते हैं। अजमेर के तालिब इल्म के ज़माने में इन्होंने पहले शायरी, फिर अफसाना निगारी और दोनों के साथ साथ नावल निगारी का शौक़ पैदा हुआ।
अक्सर ये तीनों शौक़ उन्होंने एक साथ पूरे भी किए। यानी जिस अदबी रिसाले में इनकी कोई गज़ल शाया हुई, इसी में इनका अफसाना भी छपा। नावल चूँकि तवील होता है, इसलिए ऐसा भी हुआ कि जिस साल उनकी शायरी और अफसाने शाया हुए, इसी साल उनका कोई नावल भी मंजर आम पर आया। यूँ नसर और नज़म दोनों से अरसा दराज तक इनकी वाबस्तगी रही। ये सही है कि कैसी का कोई शेरी मजमुआ शाया नहीं हुआ, लेकिन अफसानवी मजमुए के अलावा इनके मुतअद्दिद नावल भी शाया होकर क़ारीन की दिलचस्पी का मौजू बने। आखिर में कौल फ़ैसल के उन्वान से एक मज़मून लिखा और अपने रिसाले में छपवाया। मौलाना ने इसे पसंद तो किया, लेकिन फरमाने लगे, कौल फ़ैसल लिखने वाले तुम कौन हो? ये तो मेरा काम था, बहरहाल और लिखो। अफसोस अदीमुल फ़ुरसती की वजह से मैं तामील ना कर सका। शायद इससे मौलाना बदमज़ा हो गए। जोश मलियाबादी इश्तराकी नज़रिया हयात के मौलिद थे। उन्होंने अखलाक़ी अक़दार पर मज़मून लिखा और इन सबको इजाफ़ी कहा। इस पर मौलाना ने इनकी ख़बर ली। बात बढ़ी, इस तरह मैं ख्वामख्वाह कूद पड़ा। मैंने जोश साहब के ख़यालात का साथ ना दिया, लेकिन साथ ही मौलाना से भी तमाम तर इत्तेफ़ाक़ नहीं किया। अब तो मौलाना भी मुझसे खफ़ा हो गए और खफ़ा रहे, यहाँ तक कि बहुत अरसे बाद इनसे दोबारा मुलाकात हुई। ग़ालिबन ये 1943 से 44 में हुई थी। मोइन ज़ुल्फ़ी की शादी मौलाना की नवासी से हुई, लिहाजा मैं भी बाराती बनकर आगरा गया और सीधा मौलाना की खिदमत में पहुंचा। इस मरतबा तकरीबन 7-8 साल बाद मुलाकात हुई। मैं करीब में बैठा, मुखातिब नहीं हुए, कुछ नाराज़ से मालूम होते थे, खामोशी से सिगरेट पीते रहे। आखिर में मैंने मुतवज्जा करते हुए कहा, सिगरेट तो मैं भी पीता हूँ। मुस्कुराए, फिर फरमाया, मैं तुमसे नाखुश हूँ। और मैंने जवाब दिया कि आपको नाखुश नहीं होना चाहिए, नहीं अच्छी तरह नहीं आता। इस पर हंसने लगे। शिकायत की कि तुम अरसे से शायर के लिए क्यों कुछ नहीं लिखा? मैंने वादा किया कि आइंदा लिखूँगा। बहरहाल कासी साहब की बहुत सारी नावल्स हैं, इंशाल्लाह वक्तन वक्तन आइंदा प्रोग्राम्स में इंशाल्लाह पेश करूँगा। और ये 5 किताबें मैं इंशाल्लाह आप लोगों को भी दिखाता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और ये एक बहुत बड़ा काम है, चाहे पेरेंट्स हो या ग्रैंड पेरेंट्स हो, उनके हवाले से अगर आप उनके काम को ज़िंदा रखने की कोशिश करते हैं, तो ये ज़िम्मेदारी का काम भी है और अहम काम भी है। बहुत शुक्रिया आदिल साहब, आप पहली बार तशरीफ़ लाए और इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस बज़्म का मुस्तकिल हिस्सा बनेंगे। और अब इस वक्त इस मौजूद महफ़िल में हमारे सबसे बुज़ुर्ग, सीनियर और काबिल एहतराम दोस्त रमज़ान बलूच साहब से मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो कुछ पढ़ें अपनी किताब में से। ठीक है। मेरा नाम रमज़ान बलूच है। मेरा ताल्लुक़ लियारी से है। वो लियारी में पैदाइश भी वहीं पला बड़ा और फिर एक किताब भी लिखी, ये लियारी की अनकही कहानी। ये असल में 3 कहानियाँ हैं, मेरी भी कहानी है, लियारी की भी कहानी है और कराची की भी कहानी है। और पुरानी बातें हैं। तो रिजवी साहब, अभी आपने फैज़ साहब की एक नज़्म पढ़ी, तो मैं उस दौर का एक वाक़या आपको सुनाऊंगा अपने जो है किताब में जो है। वो उस वक्त जो है वो फैज़ अहमद फैज़ साहब कॉलेज, वो हारून कॉलेज है लियारी में, उसके प्रिंसिपल थे। अच्छा, 1970 के इंतखाबात से पहले एक माहौल बन गया था कराची में। मतलब एक तरफ प्रोग्रेसिव तरक्की पसंद लोग थे, दूसरी तरफ इस्लाम पसंद लोग थे। सोशलिज़म और इस्लाम पसंद ये अमूमन जो है इनकी टक्कर होती थी और बड़े बड़े रिसाले निकलते थे। अच्छा, इसमें कुछ ऐसे नज़रियाती लोग थे, जैसे हम उस ज़माने में नौजवान थे तो नज़रियाती तौर पर हम जो है तरक्की पसंद जो तबका था उससे मुतासिर थे। तो नया देखें, कुछ टर्म जो है उनकी अहमियत आप लोग, मेरा ख्याल है आपने, क्योंकि बेशतर ऐसे साथी हैं हमारे जो मेरा ख्याल है 1970 के बाद की पैदाइश के हैं। तो वो उस ज़माने में हमने जो है सोशलिस्ट बनने की कोशिश की थी। तो उसमें क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, जिस नज़रिए की वो प्रचार करते थे, ये मौलाना बाशानी साहब की बात हो रही है, जो लियारी में भी आते जाते थे।
हमारा हल्का भी उस वक्त इसी निज़ाम का हामी था, क्योंकि ये निज़ाम इस्तेसाली तबके के ख़ात्मे और इंसाफ व मसावत पर मबनी एक मुआशी इनकलाब की नवीद देता था। इसलिए उन दिनों हम और हमारे साथी पक्के सोशलिस्ट बनने के अमल से गुज़र रहे थे। लेकिन एक दिन हमारे साथ अजीब वाक़या पेश आया। डॉक्टर ताहिर रिजवी साहब, आपकी तवज्जो चाहूँगा भाई। डॉक्टर ताहिर हमारे उन साथियों में शामिल थे जो कुदरती तौर पर गैर मामूली जहन और तालीमी लिहाज से शानदार रिकॉर्ड रखते थे। अंग्रेज़ी अदब और उर्दू अदब दोनों में उन्हें काफ़ी दस्तरस हासिल था। तमाम शोबा ज़िंदगी में वसी इल्म की दौलत से मालामाल थे। बैनुल-अक़वामी मामलात में उनकी इल्मियत किसी डिप्लोमेट से कम न थी। मुस्तक़बिल में कैरियर डिप्लोमेट बनने के कवी चांसेस थे, इम्कानात थे। अच्छा, शहर के दानिश्वर और अदबी हल्क़ों में जिनकी नशस्तें सदर में होटल जबीज़ में होती थी, उसमें भी डॉक्टर ताहिर काफ़ी मकबूल थे। अगरचे उनकी नज़रियाती तरबियत हमारे साथ ही शुरू हुई थी, लेकिन हम तो कदरे गबी टाइप के थे, ना समझते थे ना समझा सकते थे। इसके बरक्स डॉक्टर ताहिर सोशलिज्म के न सिर्फ ज़बरदस्त हामी बल्कि इस मामले में उस्ताद का दर्जा रखते थे। हस्ब मामूल एक शाम को हम लोग चाकीवाड़ा में सलमानी टी शॉप है, उसके बाहर रखे हुए बांकड़ों पर चाय की चुस्की ले रहे थे और साथ साथ सामने से गुज़रते हुए ट्रैफिक का नज़ारा भी कर रहे थे। अच्छा, उस बांकड़े पर अमूमन ज़्यादातर उस वक्त जदीद फ़ैशन से मुतासिर शुदा नौजवानों का एक ग्रुप था जो टेडी ग्रुप के नाम से था। ये बहुत शरारती लड़के थे, लेकिन उस दिन खाली देखकर हम उसी बांकड़े पर बैठ गए। डॉक्टर ताहिर जो हमारे दोस्त थे बहुत ही खुश नज़र आ रहे थे और बहुत अच्छे मूड में थे। अच्छा, हमने मौका जानकर, गनीमत जानकर सोशलिज्म से मुतल्लिक़ अपनी मालूमात और नज़रियाती सलाहियतों को उन पर आज़माना चाहा। जब देखा कि डॉक्टर साहब और दूसरे साथी हमारी तरफ मुतवज्जे हैं, तो हमने बात यूँ शुरू की। देखिए, सोशलिज्म ही एक ऐसा निज़ाम है जिसके ज़रिए एक गैर तबकावारी माशरा जन्म लेगा और रियासती ज़राए पैदावार पर प्रोलेतारी यानी मज़दूर, मेहनतकश और निचला तबका हावी होगा। सवाल ये है कि ये प्रोलेतारी लोग, अच्छा, हम अभी इतना ही कह पाए थे कि सामने से एक रेडी, आपने देखा होगा रेडी अमूमन रेस में इस्तेमाल होने वाली गधा गाड़ी है जिस पर एक छोटा सा तख्ता लगा होता है और जिस पर ड्राइवर ही बैठता है, तेज़ी के साथ सामने से गुजरी, जिसे फ़कीर मोहम्मद नामी एक बॉडी बिल्डर और सेंडो टाइप का नौजवान चला रहा था। उस लम्हे हमारे करीब ही पान की दुकान पर खड़े हुए गुलामत नामी एक शख्स ने अपने दाएं हाथ की 5 उंगलियों की बांसुरी बनाकर मुंह से एक मखसूस किस्म की आवाज़ बुलंद की, जो अमूमन किसी का मजाक उड़ाने या किसी की तहक़ीर करने के लिए किया जाता है। और इसमें शक की कोई गुंजाइश न थी कि ग़ुलाम मोहम्मद का हदफ वो रेडी ड्राइवर ही था। लेकिन तशवीश की बात यह थी कि वो सदाए तहक़ीर बुलंद करके पान वाले से यूँ मुखातिब हुए जैसे उन्हें पता ही नहीं कि आसपास क्या हो रहा है। ये सब कुछ चंद सेकंडों में हुआ। यकलख्त हमने देखा कि वो तेज़ी से गुज़रने वाली रेडी आगे जाकर यू टर्न हुई और अब उसका रुख उस बांकड़े की जानिब था जहां हम बैठे हुए थे। ज़्यादा करीब आने पर रेडी ड्राइवर के गुस्से से भरे हुए चेहरे की झलक और ख़तरनाक तेवर नज़र आए। मामले की नज़ाकत का हमें उस वक्त एहसास हुआ जब उसकी रेडी बजाय ग़ुलाम मोहम्मद की जानिब जाकर झटके के साथ रुक गई। नहीं, जब उसकी रेडी बजाय ग़ुलाम मोहम्मद के हमारी जानिब आकर झटके से रुक गई। नज़र अचानक ड्राइवर के हाथों पर पड़ी। बाएं हाथ पर तो लगाम था, लेकिन उस वक्त हम लरज़ उठे जब देखा उसके दाएं हाथ में खुला हुआ चमकता हुआ चाकू था। अब हमने आओ देखा ना ताओ टी शॉप के बराबर जाने वाली सड़क की जानिब भाग खड़े हुए। अपनी ज़िंदगी में इल्म व हुनर से दूर भागने की हमारी काफ़ी प्रैक्टिस थी।
वो उस दिन हमारे काम आई, इसलिए दौड़ में हम तो आगे आगे रहे। मुड़कर देखा तो अकबर जलाल भी, ये हमारे दोस्त है, वो भी ओलंपिक के खिलाड़ी की तरह दौड़ रहे थे। अलबत्ता उनके पीछे डॉक्टर ताहिर की दौड़ में इतनी तेज़ी नहीं थी। दरअसल वो स्कॉलर टाइप के आदमी थे, किताबों का एक पलंदा भी उनके हाथों में था। अचानक इस किस्म का नागानी वाक़या पेश आने की वजह से वो परेशान दिखाई दे रहे थे। चेहरे पर घबराहट के संगीन असरात नुमाया थे, सांस फूला हुआ था। गिरते पड़ते वो हम तक पहुँचे। अब मोहल्ले की औरतें हैरतो इस्तेजाब के साथ कभी उनको कभी हमें देख रही थीं। अकबर जलाल का घर वहीं करीबी था, जिसकी वजह से हमें हाथ मुँह धोने और फ्रेश होने का मौका मिला। जब हमें मंसूर अकबर की एक दोस्त को हम छोड़ आए थे वहीं बांकड़े पर, मंसूर अकबर की फ़िक्र हो गई कि जो वहीं रह गए थे, इसलिए कुछ देर बाद हम मोहतात कदमों के साथ दोबारा टी शॉप की जानिब रवाना हुए। मंसूर कर जब हम वहाँ पहुँचे तो मंसूर को बांकड़े पर बैठे अपना चश्मा साफ करते हुए काफ़ी मुतमईन पाया। उसने बताया कि वो फ़कीर वहाँ जो लेडी ड्राइवर था, प्राइमरी स्कूल में उसका क्लास फेलो रह चुका था और यही फेलोशिप काम आ गई। सिवाय बांकड़ों और टेबल को उलटने और टेडी ग्रुप को चंद नापसंदीदा अलकाब से पुकारने के अलावा उस बेचारे ने तो कुछ किया नहीं। इस तमाम हंगामी सूरत हाल के दौरान डॉक्टर ताहिर गुमसम रहे, मुंह से कोई लफ्ज़ नहीं निकाला। यूँ महसूस हो रहा था जैसे किसी ज़हनी कश्मकश में मुब्तला हो गए। घबराहट भी अभी तक चेहरे पर हया थी। उनकी तसल्ली के लिए और उनको दोबारा इल्मी माहौल में लाने के लिए हमने मुनासिब समझा कि सोशलिज़म के बारे में अपनी अधूरी गुफ्तगू वहीं से शुरू करें जहाँ से मुनक़ता हुआ था। अच्छा, गला साफ करके हम यूँ मुखातिब हुए। हाँ, तो मैं कह रहा था कि सोशलिज़म के निज़ामी में प्रोलेटारी तबके की निजात, हमारा जुमला अभी पूरा ही नहीं हुआ था कि डॉक्टर ताहिर फट पड़े और गुस्से में चीखते हुए कहने लगे, आप चुप रहें जी, सोशलिज़म की ऐसी की तैसी, और ख़बरदार आइंदा किसी ने मेरे सामने सोशलिज़म का नाम लिया। ये प्रोलेटारियों के लिए हम जान लड़ा रहे हैं और ये हमारी जान के पीछे पड़े हुए हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने तो मतलब रमज़ान भाई ने माशाल्लाह। अच्छा, सुहेल साहब हमारे साथ हैं, सुहेल यूसुफ साहब। इनका ताल्लुक़ डॉन मीडिया ग्रुप से है, लेकिन इनकी पहचान साइंसी उलूम में इनकी भरपूर दस्तरस है और उस हवाले से वो मुख्तलिफ़ आर्टिकल्स भी मुख्तलिफ़ साइट्स पे लिखते रहते हैं। वो अपने वर्किंग आवर्स में से कुछ वक्त निकाल के यहाँ पे आए हैं, इन्हें जल्द जाना है, तो मैं चाहूँगा कि पहले वो पढ़ें और अपना तारुफ भी अपने दोस्तों के साथ करवाएँ। बोस्निया पर क्या गुजरी, तो हमारे पेश नज़र था, किताब तो बिकी नहीं लेकिन हमारे पेश नज़र ये था कि बोस्निया के ऊपर जो कुछ हो रहा है वो रिकॉर्ड हो जाए, उर्दू ज़बान में आ जाए। तो मैंने सर्दियों के दिन थे तो मैंने अपने आप को कमरे में बंद कर दिया था और ये 7 दिन में 22 कहानियाँ तर्जुमा हो गई थी। तो और मैं इसमें एतराफ़ करता हूँ कि मैं इसको तर्जुमा करते हुए बहुत रोया हूँ, बहुत ज़्यादा रोया हूँ। तो कमरे के अंदर, सर्दी के अंदर, वो आपको एक एहसास होता है कि जंग बीती क्या होती है और जंग के मसाइल क्या होते हैं और किस तरह से, ताकि वो तहरीर के अंदर वो कुछ उसका असर आ सके। तो उसमें ये प्रोफेसर वहीदा दिमोरोविच की तसनीफ़ है जो बोस्निया के सराहिवो हॉस्पिटल के अंदर होती थी। उन्होंने केस स्टडीज़ लिखी हैं, उसके अंदर अज़्म हिम्मत की कहानियाँ भी हैं, बेबसी की भी हैं, उसके अंदर दुख भी है, अलमिया भी है। एक बहुत जिसको अज़्म हिम्मत की कहानी है वो मैं पेश करना चाहूँगा। मेरे ख़्याल में ये सिर्फ 2.5 सफ़ों की है। कि कहानी का नाम है एलिस स्ट्रीट। अगरचे ये एक बेहंगम और बेतरतीब गली है, मगर इसका फ़र्श किसी मकान के फ़र्श की तरह साफ़ है। गली ना तो बहुत ही पतली है ना ही बहुत चौड़ी, और इसे देखने पर अलजायरी कस्बों की उन गलियों का गुमान होता है जहां आप मकान की खिड़की से हाथ निकालकर राह चलते अफराद को छू सकते हैं। एलिस नामी इस गली के रिहायशी बेहतरीन लोग हैं, सच्चे बोस्नियाई है, खुश अखलाक, रोशन ख़याल, मतीन और बहादुर। वो मोहतात रहने के अलावा उसी वक्त गुफ्तगू करते हैं जब उसकी ज़रूरत होती है। यहाँ इसी गली में चंद जांबाज भी रहते हैं। इन बहादुरों ने दुश्मन के, ये याद रखिएगा, ये कहानी सच्ची है।
इन बहादुरों ने दुश्मन के खंजरों, गोलियों, दस्ती बमों, मार्टर और गोलों से हमारी जान बचाई है। 13 मकानात और 18 सिपाही, ऐसे सिपाही जो दुनिया की किसी भी फ़ौज का सरमाया होते हैं। जंग से पहले इस कूचे को कोई नहीं जानता था, मगर 18 निडर सिपाहियों की वजह से ये हर एक के लिए काबिल तक़लीद तहरीक बन गई। उन्होंने संगीन नताइज से बेपरवाह होकर हमारे घरों की, हमारी ख़वातीन की हिफाजत की। हालांकि वो सब बखूबी जानते थे कि वो किसी भी वक्त कत्ल, ज़ख्मी या माजूर किए जा सकते हैं। गुफ्तगू और मनसूबाबंदी के वक्त वो हमेशा एक साथ रहते थे। जब वो महाज पर पेशरफ्त करते तो गंभीर सूरत हाल के बावजूद हंसी मजाक जारी रहता। जंग के पहले साल गर्मियों की एक दोपहर में गोला 5 सिपाहियों और 3 बच्चों के दरमियान आकर गिरा और फट गया। बच्चों को मामूली चोटें आई, लेकिन 5 सिपाही तेज़ धार टुकड़ों से बहुत ज़ख्मी हुए। नीली आँखों वाला अनवर, वरातनिक के मुमताज़ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाला सैफुद्दीन और उसका नौजवान बहादुर शागिर्द मोहम्मद ज़ख्मी हुए। रमीज़ नामी सिपाही के दिल में एक नोकीला टुकड़ा शार्पनर लगा और वो इतनी गहराई में पेवस्त हुआ कि सर्जन का निश्तर भी इसे निकालने में नाकाम रहा। ज़ख्मी होने वाले 5 सिपाही दरअसल ज़ख्मी होने वाला 5वां सिपाही सबसे बहादुर था, जिसे काकंज नामी इलाके से आया था। जंग शुरू होते ही ये कोकन सराहिवों में अपने साथियों के हमरा आया था, जो अपने आप को बताता क्या था कि वो एक कोयले की कान में काम करता है। उन लोगों ने 2 से 3 रोज़ तक रिपब्लिकन असेंबली में क़याम किया, फिर वहाँ से चले गए, लेकिन वो दारुल हुकूमत के दिफा के लिए एलिस स्ट्रीट में ही ठहर गया। दूर होने के बावजूद उसकी शुजाअत के क़िस्से मशहूर थे और वो अफसानवी हीरो की तरह पहचाना जाता था। हर शख्स उसे काकंजी यानी काकन से आने वाला कहता था, क्योंकि उसने अपनी शनाख्त को आखिर दम तक खुफिया रखा था। वो ख़ुद अपने मुताल्लिक कुछ नहीं बताता। उसके ज़िम्मे बहुत ख़तरनाक काम था, और वो काम था तबाहकुन गोलों और मार्टर्स को नाकाम बनाना। अगर कोई पूछता कि तुम्हारे अहले खाना को इल्म है कि तुम कितना ख़तरनाक काम कर रहे हो, तो वो जवाब देता, हाँ, इसीलिए तो मैं सराइवो आया हुआ हूँ। सराइवो इज़ द कैपिटल ऑफ बॉस्निया। जिस दिन 5 सिपाही और बच्चे ज़ख्मी हुए, वो उस गली के ऊपरी हिस्से में मौजूद थे। धमाका इतना शदीद था कि उसकी गूंज पूरी वादियों में सुनी गई और सबके पाँव उखड़ गए। काकंजी उछलकर गली के निचले हिस्से में जा गिरा। फिर रात के अंधेरा फैलने लगा और किसी को वो दिखाई नहीं दे रहा था। कूचे में रहने वाले पड़ोसी, ख़ानदान और शहरी रज़ाकार सातू को तिब्बी इमदाद दे रहे थे, लेकिन वो काकंजी को देखने से कासिर थे। ना जाने क्यों वो मदद के लिए किसी को आवाज़ भी नहीं दे रहा था। उसका दायां बाजू बुरी तरह मजरूह हो चुका था और ज़ख़म से खून मुसलसल बहे जा रहा था। उसने खून रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, मगर बेसूद। अचानक ये हुआ कि सर्दियों की वजह से पहाड़ों से भूखे भेड़िए और भेड़िए नुमा कुत्ते उतरकर आबादी में आ चुके थे और अब उन्होंने काकंजी को घेर लिया था। उनकी ज़बानें बाहर लटक रही थी और मुंह से झाग भरे गुबार उड़ रहा था और नज़रें उसके बाजू पर जमी थी। वो उसका ज़ख़म चाटने के लिए बेताब थे। उसने उल्टे हाथ से उन्हें धुतकार कर ज़मीन से दूर भगाया, लेकिन बेसूद कुत्ते पलट कर बार बार आ जाते थे। गली के तमाम लोगों को उसी की फ़िक्र थी। चंद लोग फ्लैश लाइट्स लेकर उसकी तलाश में निकल खड़े हुए। जैसे ही वो कूचे के नशेबी हिस्से में पहुँचे, अंधेरे में महसूस हुआ कि खूंखार कुत्ते को किसी को घेरा डाले हुए हैं। मज़ीद करीब पहुँचने पर काकंजी का हेवला नज़र आया, जो कुत्तों में घिरा हुआ था। ये मंज़र बहुत हौलनाक था। उसका दर्द नाकाबिले बर्दाश्त हो चला था और काकंजी अपने ज़ख़म, अपने हाथ की बोटियाँ दांतों से नोच कर कुत्तों के सामने थूक रहा था ताकि वो इस पर हमला ना करें। सब उसकी तरफ दौड़े, कुत्तों को मार भगाया, उसे स्ट्रेचर पर डाला गया और फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचाया गया। 5 सिपाही और बच्चे इलाज के बाद तो जल्दी सेहतियाब हो गए। काकंजी के सिवा सब सराइवो आ गए, मगर वो उस रात के बाद से गायब हो गया। बॉस्नियाई लोगों ने उसे खराज तहसीन पेश करने के लिए एलिस स्ट्रीट का नाम बदल कर हीरो स्ट्रीट रख दिया। दिस इज दिस। देर से आने पे दिल्ली वाली माजरत। हमेशा देर कर देता हूँ मैं। अच्छा, मामला ये कि आज हमारे दरमियान जो है वो माशाल्लाह काफ़ी लोग हैं। कुछ से मैं वाकिफ़ियत मेरी है, कुछ से नहीं है। और
आज हमारे दरमियान जो है वो शाहिद नवाब साहब मौजूद हैं। बहुत अच्छे लिखारी हैं और क्रिकेट के हवाले से कराची में इनका बड़ा नाम है। बड़े बड़े क्रिकेटर्स इन्होंने ग्रूम किए हैं और बहुत अच्छा लिखते हैं। हकीकत ये कराची के हवाले से जो इनकी यादें हैं वो बहुत खुशगवार हैं और इनकी तहरीर पढ़ने के बाद एक अजीब किस्म की फ़रत का अंदाज़ा होता है। तो एक तो शाहिद नवाब साहब हैं और एक हमारे दोस्त हैं, बल्कि छोटे भाई की तरह हैं, सैफुल इस्लाम सैफ साहब। बहुत अच्छी शायरी करते हैं, बड़े बरजस्ता शेर कहते हैं, बड़ी सराहत के साथ शेर कहते हैं। तो मैं चाहूँगा कि शाहिद नवाब साहब अगर अपनी कोई तहरीर पढ़ दें तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात होगी। नहीं तो ख्वाहिश है। अच्छा बड़ी नवाज़ी हज़रात, मैं आते ही यहाँ ये कहना चाह रहा था कि सबसे पहले पढ़ने का आगाज़ ये बंदा नाचीज़ तिफ़ल मकतबी करे कि जो किबला बैठे हुए हैं या और दूसरे हज़ार ने उनके बाद पढ़ना शायद बेदबी भी ख्याल हो जाए, लेकिन एक ओपन फॉर्म लगा तो मैंने कहा नहीं, वरना मेरी ख्वाहिश ये थी कि मैं ही सबसे पहले पढ़ूँ कि अब जो अच्छे पढ़ने वाले हैं उनके बाद पढ़ना ज़रा मुनासिब नहीं है। बहरहाल मैं आपका इंतज़ार करता रहा कि आपने मुझे बुलाया है और मेरा ताल्लुक़ क्रिकेट से और इसी तरह से लिया जाए कि मैं एक क्रिकेट कोच हूँ, क्रिकेट ऑर्गेनाइज़र हूँ और मैं अपना ये कमाल ख़त्म नहीं करना चाहता कि एक क्रिकेट का आदमी ये आपको ये तहरीर पढ़ के सुनाएगा। मुझे आज मालूम हुआ है कि यहाँ कोई सियासी तहरीर नहीं पढ़नी है। बहरहाल एक तहरीर है वो मैं पढ़ देता हूँ, छोटी सी है और बस फिर उसी के साथ आप हज़रात का शुक्रिया और मैं कोशिश करूँगा कि आइंदा भी आता रहूँ। बेगम ने डांटते हुए कहा, रात कमरे की लाइट खुली हुई क्यों रह गई? शौहर ने कहा, मैं मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की आबे गुम पढ़ रहा था। बेगम का दूसरा सवाल, ये जब तुम मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की आबे गुम पढ़ते हो तब लाइट क्यों नहीं जाती? वैसे तो ये लाइट वाले रोज़ाना लाइट कई बार बुझाते हैं, किसी दिन अगर रात में उन्होंने लाइट बुझा दी फिर तुम यूसुफ़ी की आबे गुम कैसे पढ़ोगे? तो शौहर ने कहा, फिर हम चराग तले पढ़ेंगे। अब आप लोगों ने क्योंकि तालियां बजा दी हैं तो बस मेरे ख्याल से यही मेरे लिए 27 अच्छी है। मज़ीद पढ़ के मैं अपने नंबर कम नहीं करना चाहता। इससे अच्छी कोई चीज़ बताया, मैं इसको रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, मैं उसको फिर ज़रा अच्छी सी कोई और बड़ी चीज़ वायरल करूँगा। वो मैं असल में तलाश कर रहा हूँ। मैंने एक अदबिस्तान और जाने पहचाने दोनों खाकों की किताबें, रज़ा अली आबदी और हमारे नज़र मसूद साहब दोनों नवंबर में पैदा हुए, रमज़ान का महीना था, तो वो दोनों किताबें मैंने पढ़ी हैं और ख़रीद के पढ़ी हैं। ये आपने पढ़ी है, बहुत मज़ेदार चीज़ थी ये आपकी ज़रा नवाज़ी जनाब, बगैर देखे पढ़ी तो अच्छा लगा। ये क्योंकि मुझे याद था। अच्छा, एक और बगैर देखे मैं पढ़ दूँ कि इसी ख़ानदान में एक था कि मेडिकल की तालबा जब आई कॉलेज से तो बाप ने उसके हाथ में दूसरी किताबों के अलावा एक किताब देखी, यादों की बारात। तो बाप ने फ़ौरन कहा, ये बारात वापस जाएगी। अच्छा, अब मैं ये जो सोच के रहा था, ये हमारा एक अखबार निकलता है इस्लामाबाद से, जहाँ असद जहाँ साहब का है, घुल मिल ईद मुबारक। किसी को नमाज़ पढ़ने का कहना बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अपनी जैसी नमाज का बोलना सही बात नहीं है। एक ज़माना था सदर और वज़ीर आज़म ईद की नमाज के बाद अवाम में घुल मिल जाते थे। अब ये काम मोहम्मद कामरान ख़ान टेसोरी बहुत खूब करते हैं। गवर्नर सिंध हैं, मगर लोगों से मिलने के लिए ईदैन, किसी हादसे या इलेक्शन का इंतज़ार नहीं करते। गोल गप्पे, नली बिरयानी, क्रिकेट टूर्नामेंट, फ़ुटबॉल मैचों में शहरी देहातियों में घुल मिल जाते हैं। ईद की नमाज का एहतमाम होना चाहिए। हमारी ईद की नमाज़ों में हम हाथ बांधते भी हैं, हाथ खोलते भी हैं। ईद की नमाज में सुन्नी शिया नमाज़ें घुल मिल जाती हैं। और जब चाँद दिखाई नहीं दिया तो उस पर लिखा था वन मोर। ऐलान आज़ादाना हो ना हो किया आज़ाद साहब ने है। चाँद नज़र नहीं आया, ईद हफ्ते की होगी, वैसे भी
इसी रोज़ होती है सैटरडे नाइट स्पेशल। जुम्मे की होती तो 21 अप्रैल होती, जो अल्लामा इकबाल का 85वां योम वफ़ात है। हमें हज़रत इकबाल से मोहब्बत है, कायद आज़म से भी बहुत है। आजकल तो कड़क कड़क है लिफाफे में रखने के लिए। एक मुबारक शब, एक रोज़ा, एक जुम्मा और नसीब हुआ। शौहरों को खिदमत का एक दिन और मिला। बीवी के लिए चूड़ियाँ लेने के बाद शौहर ने दुकानदार से पूछा, इन चूड़ियों की कोई गारंटी है? वो बोला, लाइफ टाइम गारंटी है। कहने लगे, वो कैसे? इसने कहा, जब तक आप मरेंगे नहीं ये चूड़ियाँ टूटेंगी नहीं। आप तमाम हज़रात की बहुत तवज्जो, बड़ी नायत। मानी मैन सर्च फॉर मीनिंग, ये किताब है विक्टर फ्रैंकलिन की। विक्टर फ्रैंकलिन के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि ये माहिर नफ्सियात थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की ये कहानी है। इनको नाजियों ने, यानी कि नाजी जो है वो यहूदियों को ढूंढ रहे थे, यहूदियों को पकड़ रहे थे, पकड़ के टॉर्चर सेल में डाल रहे थे, गैस के चैम्बर्स में डाल रहे थे, या उनको उनके डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो गई तो उनको कैदी बना के बहुत सारा कैद व मुशक्क़त का बहुत ज़्यादा काम लिया जाता था। तो ये अपनी कहानी बताते हैं कि मुझे जो है वो नाजियों ने पकड़ लिया, और जब नाजी मुझे पकड़ने के लिए आए तो मैंने कहा कि मैं तो माहिर नफ्सियात हूँ, मैं तो डॉक्टर हूँ, मुझे क्यों पकड़ के लेके जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम डॉक्टर हो? तो अब वो ऑब्वियसली पुलिस वालों के साथ तो बैठ के जो है वो उनकी नफ्स चेक करके या उनका मुआयना तो करने बैठने से रहे। तो उन्होंने जो है वो अपने सर्टिफिकेट दिखा दिए, देखिए मैं डॉक्टर हूँ। तो उन्होंने क्या किया, सर्टिफिकेट्स पे के माचिस से आग लगा दिया। तो वो डिप्रेशन का आगाज़ उसी वक्त से ही हो गया कि मेरी इतनी ज़्यादा तजलील की गई है, मेरी इतनी मेहनत को एक झटके से उड़ा दिया गया और मैं अब बिल्कुल नामालूम हो गया, एक आम इंसान हो गया। तो फिर वो अपनी कहानी बताते हैं कि किस तरीके से मुझे जेल में रखा गया, जेल में किस तरीके से मेरे पर जुल्म और सितम किए गए। फिर वो बताते हैं कि अब आगे चलते हैं कि जब जेल में बहुत ज़्यादा टॉर्चर होता है, बहुत सारे लोगों को, मतलब आपको पता है कि होलोकॉस्ट के अंदर जो है वो लोग करते हैं कि ना, यहूदी क्लेम करते हैं कि 1 करोड़ यहूदी जो है वो नाजियों ने मार दिए। 1 करोड़ बहुत बड़ी तादाद होती है। हम भी कहते हैं कि 10 लाख से ज़्यादा मार दिए, ठीक है, लेकिन 1 करोड़ बहुत बड़ी तादाद होती है। लेकिन कॉन्ट्रोवर्शियल है वो, खैर उसकी बात करते हैं। तो अब ये बंदा जो है वो किताब लिख रहा है, माहिर नफ्सियात है। तो ये जो कैद में जो कैदी हैं उनकी नफ्सियात के ऊपर ये दिखता है कि मसला क्या है कि कैदी जो है वो जब कैद में रहते हैं, कई सालों तक कैद में रहते हैं, तो उनकी नफ्सियात क्या होती है। तो वो उनकी नफ्सियात को अंडरस्टैंड करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि कैदियों की नफ्सियात क्या चीज़ है। तो वो देखते हैं कि कैदी जो है वो धड़ाधड़ खुदकुशियाँ कर रहे हैं और अपने आप को मार रहे हैं, और ये कोई बड़ी बात नहीं है हमारे यहाँ पे। ये उसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि वो अपनी ज़िंदगी से मायूस हो गए हैं। अगर हम वेस्टर्न वर्ल्ड में चले जाते हैं, हम देखते हैं कि वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। वो खुदकुशियाँ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको अपनी ज़िंदगी का मकसद ही नहीं। अभी अगर मैं यहाँ पर आप लोगों से सवाल कर लूँ कि आपके ज़िंदगी का मकसद क्या है, तो शायद सब तो यही कहेंगे कि मेरी ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। ठीक है, औरों के काम आना, लेकिन अगर आपको कोई भी ऐसी बीमारी हो गई है कि आप किसी के काम आ ही नहीं सकते, तब आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या होगा? अगर आपको कोई पुलिस वाले या कोई जेल में उठा के ले गए, या अगर आप पीटीआई के वर्कर है तो आपको जो है वो, आजकल तो बहुत सारे लोग पुलिस वाले ढूंढ रहे हैं, तो आपको जो है वो पुलिस जो है वो जेल में डाल दिया जाए, तो आप उस वक्त क्या करेंगे? आपको जेल में 10 साल की सज़ा हो गई, तो अब आपकी ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना तो नहीं होगा। आपकी ज़िंदगी का मकसद है कि अच्छी लेविश लाइफ जीना, आपकी ज़िंदगी का मकसद लेविश लाइफ जीना। ये मतलब बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि उनकी ज़िंदगी का मकसद क्या है। तो ये किताब उसी के ऊपर है, और इसके अंदर उन्होंने लोगो थेरेपी एक सजेस्ट की है कि किस तरीके से आपको अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाना है। तो ये किताब जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब आप जब किताब पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेस भी होंगे। फिर उस डिप्रेशन से निकलने के लिए जो तरीक़ेकार हैं जो कि डिप्रेशन से आपको निकालती है, उसका तरीक़ेकार, उसका सोल्यूशन भी दिया गया है। तो मैं आप ख़त्म करता हूँ इंशाल्लाह। बहुत अच्छे लोग, अज़हर अज़मी साहब भी यहाँ मौजूद हैं, तो वो जो है वो किताब लेना चाहे तो ले सकता है। मैंने पढ़ ली है, इंशाल्लाह अगली नशिस्त में आप मुझे दे दीजिएगा, ठीक है? हाँ, बहुत पॉपुलर है, बहुत वर्ल्ड फेमस किताब है, वर्ल्ड की बेस्ट सेलिंग है। किताब लेने की बात क्या है? प्रोफेसर अदीब बतूर साहब कहते हैं अच्छी। आमना अगर गैप है तो 1 मिनट का मैं एक पहली पूछ लूँ? नहीं, ये सेशन हो जाए फिर इसके बाद ये वो उसके बाद करेंगे। बहुत शुक्रिया काजिम भाई। और मैं
अभी दावत दूंगा पढ़ने के लिए करके कंवर शहजाद साहब को, पहली बार वो हमारी नशिस्त में शिरकत की है उन्होंने, तो मैं चाहूँगा कि पहले वो अपना तारुफ़ दे दें ताकि वो रिकॉर्ड हो जाए और उसके बाद जो किताब लाएँ उसका तारुफ़ और उसमें से 1-2 पैराग्राफ पढ़ के सुनाएँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुदस्सिर है और कुंवर मुदस्सिर शहजाद पूरा नाम है, लेकिन एक ही बंदा है ये। और मैं यहाँ पहली दफ़ा आया हूँ। जावेद साहब मुझे बहुत दफ़ा कह चुके हैं कि आप शिरकत कीजिए, मगर कर नहीं पाया। और मैं अपने आप को खुशबख्त समझता हूँ कि इतने तालीम याफ्ता और इतने अच्छे लोगों में मुझे बैठने का मौका मिला। किताब मेरे पास 2 हैं कुतुब, एक है रसीदी टिकट अमृता प्रीतम की और एक फरनूद है जॉन एलिया की। और मैं जॉन एलिया की फरनूद जो कि इनके इंशाइये और मज़ामीन है, शायरी हम सब ने पढ़ी है, लेकिन शायद हम लोग ये इस बात से वाकिफ़ नहीं है कि जॉन एलिया नस्र में भी उतना ही कमाल रखते थे जितना उनकी शायरी में बात थी। तो इस मज़मून का उन्वान है डॉक्टर अब्दुल हक के साथ एक शाम। हेलो जी, कौन साहब? अस्सलाम वालेकुम। कहिए हज़रत, मिजाज बख़ैर? ओहो नजमी साहब, सरकार की दुआएं हैं और फरमाइए क्या हुक्म है? क्या कर रहे हैं आप इस वक्त? बस वही कायनात की बातें। एक शेर सुन लीजिए। उनको देखा कि गुफ्तगू कर ली, एक शय है तजल्लियो आवाज़। सुभान अल्लाह। आवाज़ के साथ साथ आपको तजल्ली की ज़हमत भी दे रहा हूँ। तशरीफ़ ला रहे हैं क्या? जी हाँ, इस वक्त डॉक्टर अब्दुल हक के यहाँ चलना है। मौलाना तंजील भी तशरीफ़ रखते हैं। हम आपकी खिदमत में पहुँच रहे हैं, आपको भी चलना है। कितनी देर में? बस 10-15 मिनट में। बहुत अच्छा, मैं हाज़िर होता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। रईस साहब ने मुझे हुक्म दिया कि तैयार हो जाओ, थोड़ी देर में मौलाना तंजीलुर रहमान साहिब और नजमी साहिब तशरीफ़ ला रहे हैं और ये कारवान मस्ती और कलंदरी दफ्तर अंजुमन तरक्की उर्दू पाकिस्तान की समत रवाना हो गया। बेहतर है कि इन दोनों हजरात के बारे में मैं तबर्रुकन कुछ अर्ज़ कर दिया जाए। मैं तबर्रुकन कुछ अर्ज़ कर दूँ। बतौर ख़ास मौलाना तंजील साहिब की शख्सियत व हियत का यही इक़्तिज़ा है कि तबर्रुकन की शर्त ज़रूर लगा दी जाए। रहे नजमी साहिब मीरठी, तो उनको देखते हुए एहतियातन कहना ज़्यादा मुनासिब होगा। नजमी साहिब की तवील व अरीज़ और अमीक शख्सियत को खुश अखलाक़ी, मुरव्वत, सादाकारी, अदब परवरी और इल्म दोस्ती की एक ज़गीम किताब से ताबीर किया जा सकता है। और किताब भी मुजल्लद आर्ट पेपर का नफीस गर्द पोश। कीमत सिर्फ़ खुलूस, सिर्फ़ इंसानियत। पहली नज़र में इनको देखकर ऐसा मालूम होता है कि हाँ जनाब, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट किस्म के बुज़ुर्ग हैं। बुज़ुर्गी बाक़लस्त न बिसाल। लेकिन हकीकत यह है कि इस ज़ख़ामत व हजम के अंदर न जाने कितनी अदबी, तहज़ीबी और इंसानी नज़ाकतें पोशीदा हैं। नजमी साहिब एक नुक्ता रस साहिब नज़र और एक बरिश्ता शायर भी हैं। उनका एक शेर सुनते चलिए। जुनू के खौफ से हमने पनाह अक्ल ढूंढी थी, मगर फिर अक्ल ही ने हमको दीवाना बना डाला। और सही बात यह है कि इनको दीवाना बनाने का फ़र्ज़ अक्ल ही ने बड़े ही खुलूस, तपाक और मर्तबा शनासी के साथ अंजाम दिया। पहले एक बहुत ही कामयाब और कानूनदा अदीब थे और अब एक कादिरुल कलाम और नादरा का वकील हैं। उनकी खालिस अदबी फ़ितरत शायद अब तक ये शेर गुनगुनाती होगी। गर्मियाँ नालम बकानू बरहकम, ज़ख्मा बेगाना बरतार आमदा। हिय तो सूरत, बल्कि सिर्फ़ सूरत के एतबार से मौसूफ़ को किसी तबलीगी जमात का सरगर्म या बाअमल कारकुन कहा जा सकता है। लीजिए, अंजुमन तरक्की उर्दू का दफ्तर आ गया। डॉक्टर अब्दुल हक साहिब दफ्तर की 4थी मंजिल पर रहते हैं। हम लोग आखिरी सीढ़ी पर थे। देखा कि सामने कमरे में मौलवी साहिब खाना खा रहे हैं। वाज़ेह रहे कि हम लोग खाने में शरीक नहीं हुए। सहन में कुर्सियाँ पड़ी हुई थीं, चुनाचे वहीं बैठ गए। मौलवी साहिब सुबह के नाश्ते के बाद बस शाम ही को 6-7 बजे के दरमियान खाना खाते हैं। अच्छा जी। मुख्तसर से इंतज़ार के बाद मौलवी साहिब खाने से फ़ारिग होकर तशरीफ़ ले आए। 80 या 85 साल के मौलवी अब्दुल हक एक अहद, एक मकतबा फ़िक्र, बल्कि एक तारीख़ हैं। वो बैठे थे और मैं सोच रहा था, ज़माना बेकरां और लामहदूद ज़माना,
सिर्फ लम्हों और दकीक़ों ही से तो इबारत है, मगर आज उर्दू की ज़िंदा व तवाना तहरीक का ये अजीम बानी फ़कत मलामत हाय बेदर्दा सुनने के लिए रह गया है। दौरान गुफ्तगू में वो लम्हात भी कितने बरगज़ीदा और मुंतखब होते हैं जब हाथ में चाय की प्याली हो और मुंह में सिगरेट। वो हाली स्कूल के रासिकुल अक़ीदा नुमाइंदा हैं, इसलिए वो मौलाना आज़ाद की हस्ब फरमाइश और बतौर ख़ास मुलाहिज़ा हो किस्म की इबारत पसंद भी करते हैं, पसंद भी नहीं कर सकते, खुसूसन वो इबारत जो सैयद अहमद अल मक्कनी बाबुल कलाम आज़ाद ने लिखी हो। शुक्रिया। तारुफ़ कुछ ख़ास है नहीं, शोबा नफ्सियात से ताल्लुक़ है और कुछ हद तक तालीम से है, पढ़ाती भी रही हूँ और साइकोलॉजिस्ट हूँ। बहुत बड़े बड़े हज़रात माशाल्लाह से तशरीफ़ फरमाए, मैं पहली दफ़ा शिरकत कर सकी हूँ, बहुत चाहने के बाद भी आ नहीं पाती थी। तो शायरी तो नहीं कहूँगी, चंद सतरें हैं क्योंकि मई का आखिर है और इसमें यौम मज़दूर होता है 1 मई को, तो उस हवाले से कुछ लिखा था, बस वो आप सबके सामने अर्ज़ करूँगी। मज़दूर के हाथों की कदर उसने भी की है जिसका ये फ़लक जिसकी ये ज़मीं है। मज़दूर के हाथों की कदर उसने भी की है जिसका ये फ़लक जिसकी ये ज़मीं है। तुमसे कभी उस हक़ के लिए आवाज़ ना उठी, मज़लूम की खातिर बस सब्र की तलकीन है। अच्छा, ये उन लोगों के लिए है जिनको इस एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आता और वो हमेशा यही कहते हैं कि बस सब्र करें और सब्र करें। कहते हो कि राज़ी रहो तकसीम पे उसकी, ये उसकी रज़ा है कि लई तख्त नशी है दर्द जो मेहनत का, तो एक काम करो तुम, यकजहती मज़दूर को आम करो तुम। बाँटो ना इन्हें फ़िरक़ों में न दिलासों में लगाओ, बाँटो ना इन्हें फ़िरक़ों में न दिलासों में लगाओ, ना जन्नत में शराबों के इन्हें ख्वाब दिखाओ। मिलकर ज़रा हक़ के लिए आवाज़ उठाओ, सरमाया व जागीर कटहरे में बुलाओ। ताकत का निशा जिनको है उनको भी हिलाओ, ना जेब कफन में न असला है कब्र में, ये सच ये सबक उनको भी तुम याद कराओ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अरफा एहसन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहसिन है और मिंशू के नाम से जाना जाता हूँ। मैं जो किताब लाया हूँ वो ज़िया मोइनुद्दीन साहब के तर्जुमा की हुई किताब खालिद अहमद की थिएटरियात है। निशात सानिया का आदमी। सत्याजीत राय से मेरी पहली मुलाकात इस वक्त हुई जब वो फॉस्टर साहब का खेल देखने के बाद मुझसे मिलने के लिए ड्रेसिंग रूम में तशरीफ़ लाए। इस ज़माने में आप पैसेज टू इंडिया की फ़िल्म बनाने का सोच रहे थे। इन्होंने सुन रखा था E.M. फॉस्टर अपने पसंदीदा नावल फ़िल्म बनाए जाने की तजवीज़ से कुछ खुश नहीं होते। इन्होंने कहा एक तरह से इन्हें इनकी नागवारी समझ में आती है। इन्हें ख़ुद भी धचका लगता अगर इन्हें पता चलता कि इनकी किसी कहानी को हॉलीवुडाइज़ किया जा रहा है। वो फॉस्टर साहब से मुलाकात करना चाहते थे। इन्हें मालूम था कि फॉस्टर साहब मेरा बड़ा लिहाज करते हैं, चुनांचे इन्होंने एक मुलाकात का इंतज़ाम कराने की दरख्वास्त की। 24 बरस और 29 फ़िल्मों के बाद दुनिया के अजीम तरीन फ़िल्मी हिदायतकारों की सफ़े में राय का मुकाम मुस्तहकम हो चुका था। कोर्सोवा और ब्रुनल जैसे नामों के साथ इन्हें भी सिनेमा के खदावर शख्सियतों में शुमार किया जाने लगा था। ब्रिटिश फ़िल्म इंस्टीट्यूट के फ़ेलो मुकर्रर किए जा चुके थे। जब मुझे मालूम हुआ वो एक ज़बरदस्त हार्ट अटैक की वजह से अवार्ड लेने के लिए ख़ुद आने से माजूर हैं, तो मुझे इनके काम और शख्सियत पर फ़िल्म बनाने का ख्याल आया। मैं इस ज़माने में ATV के लिए काम कर रहा था। मैंने ये तजवीज़ रिचर्ड क्रेज़ी, जो इस ज़माने में ATV में हेड ऑफ़ फीचर्स थे, इनके सामने पेश की। रिचर्ड ने, जो ख़ुद भी राय के मद्दाओं में से थे, मेरी बात की हिमायत की। इन्होंने कहा मैं राय से रब्ता कायम करूँगा। मैंने राय को लिखा और बरसों पहले सन 1960 की पहली मुलाकात याद भी दिलाई। मैंने फ़िल्म का हुदूद अरबा बयान किया और पूछा क्या वो कैमरे के लिए एक इंटरव्यू देने पर रज़ामंद होंगे जब भी इनके लिए मुनासिब हो।
हम एक कैमरा टीम कलकत्ता भेज सकते हैं। ख़त को डाक के हवाले करने के बाद मुझे इनके हार्ट अटैक का ख्याल आया। मैंने सोचा मैंने कोई गलती तो नहीं की। राय ने फ़ौरन जवाब दिया और अपना का तबाना खुश ख़त में लिखा, आई विल रिमेंबर यू एंड योर वर्क, और ये कह के मुझे कलकत्ता आने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अनक़रीब वो ख़ुद लंदन फ़िल्म फेस्टिवल का इफ्तिताई लेक्चर देने लंदन आ रहे हैं और इन्हें इंटरव्यू देने और मुझसे दोबारा मुलाकात करने में खुशी होगी। शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद अहमद है। मैं क्रिएटिव डायरेक्टर हूँ और फिल्म मेकर हूँ। शॉर्ट फिल्म्स, टेली प्लेज़, लॉन्ग प्लेज़ और टेलीफिल्म्स में बनाता हूँ। फ्रीलांस हूँ और डिफरेंट चैनल्स के लिए भी काम करता हूँ। आज जो मैं किताब लाया हूँ वो कमाल अहमद रिजवी साहब की कमाल की बातें हैं। इसमें उन्होंने बहुत सारे लोगों के लिए कुछ बातें की हैं। फैज़ साहब के लिए, अहमद परवेज़ साहब के लिए, और कुछ लोगों ने कमाल साहब के लिए बातें की हैं। तो उसमें से मैं आपको एक छोटा सा 2-3 पैरे पढ़ के सुनाता हूँ जो किश्वर नाहिद साहिबा ने उनके लिए कही हैं। और इससे अंदाज़ा होता है कि कमाल साहब कितने टैलेंटेड आदमी थे कि वो किसी भी चीज़ पे लिखने के लिए वक्त के पैराए में या वक्त की क़ैद में उस चीज़ को कर गुज़रते थे। किश्वर नाहिद साहिबा कहती हैं, जब कमाल साहब का इंतकाल हो गया तो उसके बाद ये उनके तासुरात हैं। उस ज़माने में 1 घंटे के लिए 4 आने पर साइकिल किराए पर मिला करती थी। वो साइकिल लेकर रेडियो लाहौर आता, ड्रामा सेक्शन में जाता, उसी 1 घंटे में ड्रामा लिखकर डायरेक्टर के सुपुर्द करके वापस चला जाता। मकतबा फ्रैंकलिन में भी यही रवैया था। 1 घंटे में तर्जुमा करके मुसविदा पकड़ा कर वापस चला जाता। ये बात कर रही हूँ कमाल अहमद रिजवी की, जिसने हमारा साथ छोड़ दिया। मुझसे 15 साल बड़ा था। मैंने अभी कलम पकड़ना नहीं सीखा था, वो चारों तरफ मौजूद था। लाहौर आर्ट्स काउंसिल का स्टेज हो कि गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में ड्रामे की तैयारी, चेखोव के तर्जुमे हों या गोरकी की कहानियाँ, वो बेसाख्ता लिखता था। रेडियो के लिए लिखते लिखते स्टेज की जानिब बढ़ा। स्टेज ड्रामे माखूज़ भी किए, तबाज़ात भी लिखे और ख़ुद भी काम किया। स्टेज पर उन दिनों इम्तियाज़ अली ताज का सिक्का चलता था, मगर उन्हीं दिनों में सफदर मीर, फ़र्रुख निगार अज़ीज़, अनवर सज्जाद और कमाल अहमद रिजवी भी सामने आए। इंतज़ार हुसैन तक से ड्रामा लिखवा लिया और स्टेज किया। अब ज़माना आ गया टेलीविज़न का। सबसे मुश्किल ड्रामा बादशाहत का ख़ात्मा, जो कि मिंटू का लिखा हुआ था, वो स्टेज किया और टीवी के लिए तब्दीली के साथ पेश किया। शैतान तो वो ख़ुद हमेशा से था, मिस्टर शैतान के नाम से ड्रामा भी पेश किया। दोस्ती में वो शाकिर अली हों कि फैज़ साहब, सबके साथ बैठना पसंद करता था। शाकिर साहब ने नया फ़र्नीचर बनवाया था। कमाल ने कहा एक ड्रामे में इसकी ज़रूरत है। शाकिर साहब को न जाने कैसे राज़ी कर लिया। फ़र्नीचर के अलावा 2-3 पेंटिंग्स भी ले गया। अब शाकिर साहब हैं कि वापस मांग रहे हैं और कमाल इनको तसल्लियाँ दे रहा है। जब वो नाराज़ होते हैं तो अकड़ के बोलता है, मुझे क्या कमी ना समझा हुआ है, वापस कर दूँगा। आखिर वो सारी चीज़ें उसके नए गुलबर्ग वाले मकान में नज़र आईं। शाकिर साहब और फैज़ साहब देखकर बहुत हंस पड़े और ज़िंदगी ने इसको मकबूलियत की सबसे ऊंची मंजिल पर पहुंचा दिया। उसने टीवी के लिए ड्रामा अलिफ नून लिखना शुरू किया। ये नाम इस सिलसिले को आगा नासिर ने दिया। वैसे तो सुखनवर, दास्तान गो और ऐसे ही तमाम नाम आगा नासिर की हरफ-रेज़ी का नतीजा थे, मगर अलिफ नून इन्होंने कमाल अहमद रिजवी और नन्ना की जिसामत को देखकर नाम दिया था। ये ड्रामा नन्ना के लिए बिल्कुल नया, यानी एक्टिंग में एक नया तजुर्बा था। शर्मिला नन्ना कमाल से चपत खाकर स्टेज पर ऐसा आया कि बाद में फ़िल्मों का मकबूल हीरो बन गया। इसी तरह अली एजाज़ भी मज़ाहिया प्रोग्राम करने के बाद फ़िल्मों का हीरो बन गया था। ज़ियाउल हक़ को मज़ाहिया प्रोग्राम पसंद आते थे, शायद अक़ल ही इतनी थी, इसलिए छोटी बेटी की फरमाइश पर नन्ना को भी पिंडी बुला लिया। बिल्कुल ऐसे ही जैसे अनवर मकसूद और मुइन अख्तर की टीम को इस्लामाबाद परफॉर्म करने और लतीफ़े सुनाने के लिए बुलाया जाता था। अलिफ नून के बाद नन्ना ने ख़ुदकुशी कर ली थी। कमाल को कोई ऐसा साथी नहीं मिला कि उसकी जोड़ी बन सकती। अभी तो गुज़िश्ता माह फैसलाबाद के लिटरेरी फेस्टिवल में इसने असगरुद्दीन सैयद की ज़िद पर स्टेज पर आकर अपने माजी को याद करने की कोशिश की। दिसंबर में अताउल हक़ कासमी की ज़िद पर लाहौर अदबी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। वापस गए अभी 4 दिन भी नहीं हुए थे कि वही दिल के धड़कने से इस बुढ़ापे में डरने लगा था। यकायक बंद हो गया। शुक्र है सारे मीडिया को इसके ड्रामे, उसके फ़िक्रेबाजी, उसकी हिस्से मज़ा याद आ गई। ये वही कमाल अहमद रिजवी था कि कोई दोस्त उसका घर ढूंढता पहुंचता
और पूछता कि इसके घर का पता तो लोग कहते कि क्या आपको अल्लाह के घर ढूंढ रहे हैं, क्या आप अल्लाह का घर ढूंढ रहे हैं। पाकिस्तान में मज़ा और तंज़ की कश्ती वैसे ही डूब गई है कि इस वक्त मज़ा का खेवनहार अकेला अनवर मकसूद रह गया है। कराची आर्ट्स काउंसिल में मीर तकी मीर के इतने भूले हुए शेर याद कराए और अजब अंदाज में पेश किए कि सारा मजमा तालियों की गूंज से छलक पड़ा। अदम बर्दाश्त के इस माहौल में मज़ा के अबर का टुकड़ा भी सामने नज़र आ जाए तो कड़वी बातें और हर ज़ख़म भूल जाते हैं। मज़ाहिया शायरी में यूँ तो अनवर मसूद हैं, मगर लोग इनसे जब बनियान और अनारकली की गाय जैसी नज़में सुनना चाहते हैं तो दिल सोख्ता हो जाता है। मुद्दस्सिर यूसुफ़ी साहब ने बिस्तर संभाल लिया है। ये उस वक्त की बात है जब यूसुफ़ी साहब ज़िंदा थे। मुद्दस्सिर यूसुफ़ी साहब ने बिस्तर संभाल लिया है। जी करता है कुछ और लिखने की क़ुव्वत आ जाए तो उनके तवस्सुत से मोहम्मद खालिद अख्तर और कर्नल मोहम्मद ख़ान को याद किया जा सकता है। कमाल अहमद रिज़वी, तुमने मुझे अपने सारे साथियों को याद करा दिया। तुम अब मुस्कुराते भी कम थे, शायद मौत तुमसे बात कर चुकी थी। कमाल रिज़वी साहब से मेरी 2-3 मुलाकातें रहीं 2013 और 2014 में, और इसी हॉल में बैठ के हमने साथ बहुत सारे प्रोग्राम अटेंड किए। बड़े बरजस्ता और बेबाक और बुलंद आदमी थे, और यूसुफ़ी साहब से मुलाकातें रहीं। और मेरी खुशकिस्मती है कि मैं जॉन एलिया साहब से मिला हूँ और उनके साथ कई शायरात होती थी। तो ये सब बड़े बरजस्ता और खुश मिजाज लोग होते थे। अल्लाह नून के हवाले से जब मेरी बात हुई तो मैंने उन्हें एक आइडिया दिया था, तो उन्होंने कहा क्या करते हो तुम? तो उन्हें बड़ा पसंद आया था। मैंने कहा मैं एडवर्टाइजिंग करता हूँ और कमर्शियल बनाता हूँ, मतलब तुम्हें बेचने का हुनर आता है, मैं तुमसे मिलूँगा। तो उनका असिस्टेंट होता था, हमारा भी दोस्त है अकबर, तो अकबर के ज़रिए मैं तुम्हें बुलाऊँगा। तो बहरहाल फिर वो टाइम बड़ा कम रहा। वो आइडिया आज भी मेरे पास है, इंशाल्लाह कभी वक्त हुआ तो डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया। और शेर कहने का शौक़ जो है वो काफ़ी पुराना है, लेकिन कभी एक ज़माने में एक हल्का दानिश के नाम से एक मजलिस हुआ करती थी AG कॉलेजिएट नाज़माबाद में। उसके रूए रवा थे अज़ीज़ अज़मी, फ़ौत हो गए, इंतकाल हो गया उनका। तो वहाँ हम जाया करते थे। उस वक्त तालिब इल्मी का ज़माना था। तो लेकिन अब इस तरह की नशिस्तें जो आज मैं देख रहा हूँ ये अब तकरीबन ख़त्म हो चुकी हैं। तो ये मौका मिला अज़हर भाई की मेहरबानी से, मोहब्बत से, कि इतनी मोहब्बत से उन्होंने ये मौका दिया कि मैं यहाँ आऊँ और कुछ मैं कलाम जो है वो आपके सामने पेश कर सकूँ। तो मेरा नाम सैफ़ुल इस्लाम सैफ़। ये कथा है कि तेरे होने की सब दलीलें हैं, तेरे होने की सब दलीलें हैं, मेरे होने की बस निशानी तू। तेरे होने की सब दलीलें हैं, मेरे होने की बस निशानी तू। तेरा बंदा हूँ और भटका हुआ, तेरा बंदा हूँ और भटका हुआ, मुझ पे कर दे ना मेहरबानी तू। तेरे होने की सब दलीलें हैं, मेरे होने की बस निशानी तो। और गज़ल के चंद अशारे के अब हम ऐसा कर लेते हैं, मुख्तसर बहर में भाई, अब हम ऐसा कर लेते हैं, अब हम ऐसा कर लेते हैं, गम से दामन भर लेते हैं। अपनी अपनी हर कोताही, अपनी अपनी हर कोताही, अपने अपने सर लेते हैं। अपनी अपनी हर कोताही, अपने अपने सर लेते हैं। और दुनिया में अब जगह नहीं है, दुनिया में अब जगह नहीं, दुनिया में अब जगह नहीं है, चांद पे चलकर घर लेते हैं। दुनिया में अब जगह नहीं है, चांद पे चलकर घर लेते हैं। और मुल्ला की है ख्वाहिश देखो, मुल्ला की है ख्वाहिश देखो, थोड़ी देर को डर लेते हैं। मुल्ला की है ख्वाहिश देखो, थोड़ी देर को डर लेते हैं। और जीना गर दुश्वार हुआ है, जीना गर दुश्वार हुआ है, आओ दोनों मर लेते हैं। अब हम ऐसा कर लेते हैं, गम से दामन भर लेते हैं। अगर इजाज़त हो तो 2 अशार हैं जो कि किस कदर सुकून से
ये हादसा गुज़र गया। किस कदर सुकून से ये हादसा गुज़र गया, वो भी अपने घर गया, मैं भी अपने घर गया। किस कदर सुकून से ये हादसा गुज़र गया, वो भी अपने घर गया, मैं भी अपने घर गया। और मैं के बस उसी का था जो मुझे ना मिल सका। मैं के बस उसी का था जो मुझे ना मिल सका। इस गली से उस गली मैं नगर नगर गया, और बांटता था चाहतें नफ़रतें मिली मगर। बांटता था चाहतें नफ़रतें मिली मगर, एतबार ज़िंदगी साथ मेरे मर गया। और आखिरी शेर है कि हम अगर बिछड़ गए तो क्या कहेंगे लोग फिर। हम अगर बिछड़ गए तो क्या कहेंगे लोग फिर। कल तलक था इसका डर, आज इसका डर गया। किस कदर सुकून से यह हादसा गुज़र गया, वो भी मैं भी अपने घर गया। वो भी अपने बहुत अच्छा, आज खिलाफ़ तवक्को काफ़ी ज़्यादा पढ़ने वाले आ गए हैं और इस वक्त यहाँ पर एक ऑडिटोरियम में प्रोग्राम आधे घंटे में शुरू होगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा रश पड़ जाएगा। तो बाकी जो भी हजरात बच गए उनसे दरख्वास्त है कि मुख्तसर पढ़ें, और कुछ जो सीनियर मेंबर हैं वो हम अपना रीडिंग जो है वो स्किप कर देंगे क्योंकि वक्त की बड़ी कमी है। तजम्मुल भाई को मैं दूँगा माइक। तजम्मुल भाई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद तजम्मुल हुसैन है और सोशल सर्किल में सीरा टंगो के नाम से जाना जाता हूँ। और जिन लोगों के नाम अजनबी लग रहा है उसके लिए तो मैंने अलग से पोस्ट बना के लगा दी थी, बहुत सारे लोग जानते हैं उसके बारे में। और जावेद भाई ने अचानक ही माइक दे दिया मुझे, मैं तैयार नहीं था। वैसे मेरे पास सिर्फ 2 किताबें हैं, सिर्फ तारुफ मैं कराऊंगा, पढ़ूंगा कुछ नहीं। एक तो आरिफ खटक साहब की किताब है ये पाला है, अगर आप लोगों ने पढ़ी है तो जी हाँ, आपने तारुफ कराया था और उस वक्त कराया था जब बुक आई भी नहीं थी बुक। और दूसरी किताब है इब्न फाजिल साहब की खुशहाली की दस्तक। आप सोच रहे होंगे कि ये मैं क्यों लेकर आ गया हूँ, क्योंकि इसका आप लोगों को लगता होगा कि शायद अदब से कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे कारोबार के तरीके समझाए गए। लेकिन इब्न फाजिल साहब जो हैं ये एक बहुत ही मतलब जिसको कहना चाहिए कि बहुत अच्छा दिल रखने वाले और बहुत कौम का दर्द रखने वाले इंसान हैं, और अदब में इनकी दिलचस्पी बहुत ज़्यादा है। तो वो अदबी चाशनी जो है वो इस किताब में नज़र आती है। हालांकि ये कारोबार के खुश्क मौजू पर है, मतलब ज़ाहिर है कि एक आदमी, हम में से हर आदमी जो है वो यहाँ पे अदब के हवाले से बैठा हुआ है, लेकिन हर आदमी कोई ना कोई अपना जो काम कर रहा है, जिससे उसका किचन चल रहा है, वहाँ से वाबस्ता है। और आपको पता है कि ये चीज़ बड़ी खुश्क होती है। सलीम इब्न फाजिल साहब ने ये चीज़ बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में इंट्रोड्यूस कराई है इस किताब में। छोटी सी किताब है लेकिन ये बहुत अच्छी खूबसूरती के साथ मतलब आप देख सकते हैं कि पेज भी इसका बहुत अच्छी क्वालिटी का है और बातस्वीर है और समझने में बहुत आसानी होती है। सबसे बड़ी बात यह कि उनका लिखने का अंदाज़ बहुत अच्छा है। तो ये इब्न फाजिल साहब की किताब थी। और आरिफ खटक साहब की किताब जो है ये पाला है, इसके बारे में मैं इसमें से अंदर से तो कुछ नहीं सुना रहा हूँ। ड्रामा निगार है हमारे फसी बारी ख़ान, जानते होंगे, बहुत बोर्ड लिखते हैं, बहुत मशहूर हैं। उन्होंने इसके बारे में जो लिखा है वो मैं थोड़ा सा पढ़ के सुनाऊँगा। ये कहते हैं कि निगार मुस्तफ़ा आफरीदी के बाद एक और नाम ने मुझे चौंकाया, वो नाम आरिफ खटक का है। मैं उसूली और साबगो आदमी हूँ, इसलिए ये ज़रूर कहता हूँ कि ब्रदर बहुत सी बातों पे मुझे तुमसे इख्तलाफ भी है, लेकिन हाँ वो जो कहानी कहने और कहानी बुनने का फ़न होता है वो आरिफ खटक के यहाँ जा बजा मिलता है। इनके नावल छुटकी के कुछ बाब जज्बाती तौर पर आपका कचूमर निकाल देते हैं। आप किरदारों के दुख से अपने दिल को पानी होता हुआ महसूस करते हैं। यह हर सूरत मानना पड़ता है कि आरिफ खटक के पास नई बात होती है और इसे अपनी बात कहना भी आती है, जो आज के दौर में मुझे तो बहुत बड़ी बात लगती है। कहानी कहने का सलीका सीखना हो तो ये पाला है, ज़रूर पढ़ें। बेसिकली आरिफ खटक साहब की किताब जो है ये सवानही नावल है। ये उन्होंने गो के इसका किरदार एक 10 साल का बच्चा है जो कि अपनी स्टोरी सुना रहा है पूरी, जिस तरह से उसने आसपास के माहौल को देखा, लेकिन उनका कहने का मतलब उन्होंने अपनी ही दास्तान को इसके अंदर जो है नावल की सूरत में पेश किया है। तो इसको ज़रूर पढ़िए। और थोड़ा सा डिप्रेसिंग ज़रूर है औरत के हवाले से, स्पेशली जो वहाँ पर जिस तरह से उसको
समझा जाता है, औरत को बिल्कुल ही इंसान भी नहीं समझा जाता उस एरिया में। लेकिन मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि हर जगह पे यही हाल है। पढ़े लिखे लोगों के अंदर भी हम देखते हैं कि सफोकेशन बहुत ज़्यादा है औरत के हवाले से, और कहीं ना कहीं कवाम के लफ्ज़ को जो है ना बहुत गलत मानों में इस्तेमाल किया जा रहा है। एग्जेक्टिव के मानों को जो है वो यहाँ पर हमारी पूरी सोसाइटी के अंदर जो है वो सरबराह की बजाय हाकिम का लफ्ज़ जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो इस हवाले से ये चीज़ें बहुत हमारे माइंड को क्लियर करती हैं, हमें बताती हैं कि जी क्या हो रहा है दुनिया में, आप इसको ज़रूर पढ़िएगा, मैं इसको ज़रूर रिकमेंड करूँगा। थैंक यू सो मच। हाँ, थोड़ा बैकग्राउंड ऐसा पता चले कि हम आर्ट काउंसिल में खड़े हैं। बिल्डिंग का व्यू आ जाए। क्या ख्याल है सर, यहाँ खड़े हो? बिल्कुल। बैकग्राउंड पे खुशबू हमारा बैकग्राउंड का ये खाली